कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर नंबर 3 हो गया? मेरा नहीं, आपका भी हो गया कि नहीं? हो गया ना? गुड। नहीं हुआ है तो कंप्लीट कीजिए, फिर चैप्टर नंबर 4 पे आइए। मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ चैप्टर नंबर 4 की तरफ, मोशन इन अ प्लेन। जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है वो ध्यान दें, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। फिर से कुछ मोशन ही है। चैप्टर नंबर 3 था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये है मोशन इन अ प्लेन, पर है तो मोशन। ठीक, अगर मोशन के बारे में पढ़ना है तो इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए: पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक, whenever we are studying about motion or kinematics, at that time these things should be clear to us. ये चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए, फिर ही हम मोशन और काइनेमेटिक्स को समझ सकते हैं। तो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पर तब हमने क्या पढ़ा था? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्या ठीक? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तभी भी हम डायरेक्शन कंसिडर करते थे, बट एट द टाइम वी आर कंसिडरिंग मोशन इन वन डायमेंशन ओनली। सपोज वी आर कंसिडरिंग physical quantities in this direction to be positive, then in the opposite direction we consider physical quantities to be negative. ये चीज़ें हम नेगेटिव कंसिडर करते थे, इस तरफ पॉजिटिव तो इस तरफ नेगेटिव। बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विथ मोशन इन टू डायमेंशन और 3 डायमेंशन। दो डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे हैं तो अब चीज़ें क्या होगी? या तो 2 डायरेक्शन के बारे में बात होगी या तो 3 डायरेक्शन के बारे में बात होगी। तो इस चैप्टर में और मज़ा बढ़ने वाला है। तब तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव से मान लेते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है। डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। ठीक, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सिंपल चीज़ें थी, और कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन। बस अब थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना होगा, क्योंकि अब 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में स्टडी करना है। So to understand motion in a plane, we should study about vector. The concept of vector should be clear to us. वेक्टर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज नथिंग बट द क्वांटिटी विच गिव्स आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, then that quantities are called vector quantities. मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी आइडिया मिले तो ऐसी क्वांटिटी को कौन सी क्वांटिटी बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो याद करो, डायरेक्शन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी थी हम लोगों ने बात की थी चैप्टर नंबर 3 में? डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। पर तब सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से पता चल जाता था, डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव से पता चलती थी। अब चीज़ें कुछ अलग हो गई। ग्राफिकली वेक्टर इज डिनोटेड लाइक दिस। लाइन विथ एरो, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। लाइन बनानी है और एक एरो, लाइन प्लस एरो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो जब भी वेक्टर दिखाना है तो कुछ ऐसे दिखाएंगे। एंड इफ द फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर
देन दैट फिजिकल क्वांटिटी, सपोज ए इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस ए को अगर वेक्टर क्वांटिटी से डिनोट करना है तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए वेक्टर, सो दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए। ठीक है, वेलोसिटी है तो क्या बनेगा, वेक्टर वी। ठीक, ओके, आ जाते हैं टॉपिक पे। थोड़ा बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। टॉपिक में कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स, देन we will study about position vector, displacement, then we will study about addition of two vectors, multiplication of vector with real number, then in this chapter we are going to study about projectile motion, uniform circular motion, etc. तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। These things, projectile motion and uniform circular motion, these are very important topics because these topics are used, these things, projectile motion and uniform circular motion, this type of motions are used in day to day life, तो डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, इसलिए ये सारी जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मोशन में कुछ नई चीज़ आने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट टॉपिक, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। Scalars means what? Scalar means the quantities which gives idea about magnitude only, and if it has no direction then that quantities are called scalar quantities. If the quantities give idea about magnitude only, and if that quantities do not have direction then that quantities are called scalar quantity. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी। मैग्नीट्यूड मीन्स एनी नंबर प्लस इट्स यूनिट, देन दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मिलेगा मतलब क्या मिलेगा, कोई नंबर होगा, नंबर प्लस यूनिट, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, विच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज? मास, मास दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो मास कैसे स्केलर क्वांटिटी है? मान लो कि किसी को बोला जाए कि आपके पास कोई पेन है, उसका मास निकाल लो, तो मान लो कि उसका मास निकला 10 ग्राम 20 ग्राम, तो कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन होगी? नहीं। तो इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, उसका क्या मिलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और यूनिट भी जो मिला नंबर प्लस यूनिट, सो दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। क्वांटिटी तो याद है, फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो मास दैट इज स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो चलो मास तो हो गई स्केलर क्वांटिटी, और एग्जाम्पल क्या बनेगा? मास के अलावा एग्जाम्पल क्या बने? टेम्परेचर, क्या बनेगा एग्जाम्पल? टेम्परेचर। इफ आई आस्क यू टू मेजर टेम्परेचर ऑफ समवन्स बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने का बोलो, तो आप लोग टेम्परेचर मेज़र करके बताओगे कि टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, राइट? या तो मैं आपको बोलूँ रूम टेम्परेचर मेज़र करो, तो रूम टेम्परेचर आप मेज़र करके बताओगे सर ये रूम टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर आप बताओगे, मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी 37 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। क्या मुझे बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्थ डायरेक्शन है? तो ऐसी चीज़ आप बताने वाले नहीं हो। तो उसके पास भी क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब नंबर प्लस यूनिट।
सो टेम्परेचर दैट इज स्केलर क्वांटिटी। कोई और एग्जांपल बता सकते हो क्या बने? डेंसिटी, याद करो डेंसिटी के बारे में पढ़े थे। डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास दैट इज स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम दैट इज स्केलर क्वांटिटी, राइट? तो मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी दैट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या ठीक? तो डेंसिटी भी मेजर करेंगे तो किस में मिलेगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या तो केजी पर मीटर क्यूब, कोई नंबर मिलेगा तो क्या मिलेगी? स्केलर क्वांटिटी। चलो, टाइम दैट इज स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? टाइम की क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम मेजर कर रहे हैं, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो वो भी क्या बना? स्केलर क्वांटिटी। और एग्जांपल लिखे तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज स्केलर क्वांटिटी। अबाउट दैट यू विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 12। स्टैंडर्ड 12 में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और थोड़ा बहुत आप लोग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ चुके हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, राइट? तो मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल बने, बहुत सारे। सो दिस आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ये क्या बन गई? स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाते हैं वेक्टर। वेक्टर मीन्स if the physical quantity gives idea about magnitude as well as direction, then that quantities are called vector quantities. Plus addition of two vectors is possible using two laws. First, that is triangle law, and second, that is parallelogram law. With these two methods we will get same answer, but using this two method, triangle law or parallelogram law, we can find vector addition. Scalar addition is possible. स्केलर एडिशन की बात कर लूँ, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, all these things are possible using ordinary algebra. It means two scalar quantities can be added like real numbers. जैसे नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही स्केलर एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, डिवीजन पॉसिबल है। तो स्केलर एडिशन करना है तो सिंपली हम जैसे करते हैं 2 + 3 5, ठीक है, उसमें कोई लो, नया कोई लो लगाना नहीं है। यूजिंग ऑर्डिनरी एल्जेब्रा वी कैन ईजिली फाइंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। बट टू फाइंड वेक्टर एडिशन either we can use triangle law or parallelogram law. इन दोनों मेथड से वेक्टर एडिशन निकाला जा सकता है, उसके लिए ऑर्डिनरी एल्जेब्रा काम करेगा नहीं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए ये लॉ लगेंगे, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। अब आप बोलोगे सर ये क्या बनेगा? पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, मज़ा आने वाला है। तो वेक्टर एडिशन जो है वो हम लोग रेगुलरली जो स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए करते थे वैसे होने वाला नहीं है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेक्टर, एंड वेक्टर क्वांटिटीज विल फॉलो दिस ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। इनको फॉलो करेंगे, दे विल ओबे दिस ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। फॉर एग्जाम्पल विच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी? एग्जाम्पल कौन सा बने?
डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। फिर कौन सा था? वेलोसिटी दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स दैट इज वेक्टर क्वांटिटी एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटीज़ के भी बनेंगे, बट फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स एक्सेट्रा, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। तो क्या स्केलर और वेक्टर की चीज़ें क्लियर हैं कि कौन सी क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ बोला जा सकता है, कौन सी क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ बोला जा सकता है? ठीक। सो टू रिप्रेजेंट वेक्टर व्हाट इज रिक्वायर्ड? सम लाइन सेगमेंट प्लस एरो। दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर। इसे क्या बोला जाता है? टेल। एंड दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर। क्या बोलते हैं? हेड। जहाँ पे एरो है उसे बोला जाता है हेड। दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल प्लस दिस लाइन एंड एरो। इसको रीड करना हो तो कैसे रीड करेंगे? वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर वी। इफ़ यू वांट मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड। दिस इज वेक्टर वी। बट इफ आई वांट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या चाहिए मुझे? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर between two parallel bars. So when vector v is between two parallel bars, then it will give us magnitude only. तो अगर ऐसा सिंबल यूज़ किया गया है तो वो क्या बता रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, वो सिर्फ हमें वैल्यू देगा कि क्या है वैल्यू उसकी। और मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय v, मतलब ऊपर एरो नहीं किया जाए तो वो क्या बता रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्वांटिटी कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। पर उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैं अगर पूछूं कि मुझे डायरेक्शन की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी वैल्यू बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड बताना होगा तो सिंपली आप लोग ये सिंबल यूज़ करके बता सकते हो। ठीक। ऐसे ही ए वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या यूज़ कर सकते हैं? क्या यूज़ कर सकते हैं? वेक्टर ए बिटवीन टू पैरेलल बार्स, और सिंपली यू कैन यूज ए। ठीक, जो अच्छा लगे कर सकते हो। अगर ऊपर वेक्टर लगाया हुआ है तो आपको मैग्नीट्यूड भी देना है प्लस डायरेक्शन भी बतानी। इन टेक्स्ट बुक वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर। टेक्स्ट बुक में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इन टेक्स्ट बुक वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस, बोल्ड लेटर यूज़ किया जाता है। तो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें देखोगे तो बोल्ड लेटर यूज़ किए गए जहाँ जहाँ पे वेक्टर आएगा। ठीक। बट जनरली वेन एवर वी आर राइटिंग एट दैट टाइम वी शुड कीप एरो ऑन द फिजिकल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट वेक्टर। तो ऐसा एरो लगाना है हमें बोल्ड में लिखना नहीं है, वो टेक्स्ट बुक में लिखा होगा। बट जनरली वेन एवर वी आर राइटिंग एट द टाइम वी हैव टू रिप्रेजेंट वेक्टर लाइक दिस। क्या ठीक? तो आज हमने वेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली है। ठीक है। तो वेक्टर और स्केलर के बीच का डिफरेंस पता चल गया। ठीक। स्केलर क्वांटिटी गिव्स मैग्नीट्यूड ओनली व्हाइल वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। Scalar quantities can be added, subtracted, and multiplication and division is possible using ordinary algebra. But for vector addition, these two methods are used: triangle law और parallelogram law. ठीक। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दैट इज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट दैट इज पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। क्या बना? पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। Let me consider motion of any object in two directions, x and y. These are the two perpendicular axes. These two perpendicular axes intersect at point O. This O is called origin. And generally we consider origin as a reference point. मतलब ऑब्जर्वेशन जो है वो यहाँ से लिया जाएगा ओरिजिन की रिस्पेक्ट में। एंड हियर आई वांट टू रिप्रेजेंट मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन एट सम टाइम t, position of any object that is p, and at time t dash, position of an object that is p dash. So here if I join this P with O, then this line segment that is OP and this is OP dash. But we are interested in position and displacement vectors. So this OP vector and this is OP dash vector. What is OP vector? OP vector, that is position of an object at time t. That is the position of an object, sorry, P, that is position of an object at time t. This is the position vector of an object at time t. This is the position vector of object at time t. तो OP वेक्टर क्या बना? पोजीशन वेक्टर, उसे हम नाम दे देते हैं R वेक्टर. So we can write this OP vector is nothing but that is R vector. That is the position vector of object at time t. Same way, OP dash vector, that is the position vector of an object at time t dash. यह पोजीशन वेक्टर है ऑब्जेक्ट का, पर कौन से समय पे? टी डैश समय पे. तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं क्या? ठीक, तो टी समय पे वो कहाँ पे? पी पे. टी डैश समय पे कहाँ पे? पी डैश पर. ऑब्जर्वेशन कहाँ से लिया जा रहा है? ओरिजिन से. तो पोजीशन वेक्टर जो बनेंगे ये बनेगा आर वेक्टर और ये बना आर डैश वेक्टर. दिस इज आर डैश वेक्टर. So OP dash vector is nothing but R dash vector. ठीक, तो ये बने पोजीशन वेक्टर. ये है क्या? पोजीशन. कौन से समय पे? टी समय पे. और ऑब्जर्वेशन कहाँ से ले रहे हैं? ओ से. तो ये बना पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी. चलो, कुछ समय के बाद कहाँ पे पहुँच गया ऑब्जेक्ट? पी डैश पे. तो उसकी पोजीशन क्या हुई? पी डैश. पोजीशन क्या है? पी डैश. बट दैट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ओरिजिन. सो रेफरेंस पॉइंट दैट इज ओरिजिन. तो ये क्या बना? पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी डैश. क्या ठीक? नाउ हियर इफ आई ड्रॉ वेक्टर फ्रॉम पी टू पी डैश, देन दिस पी पी डैश वेक्टर, क्या लिख रहा हूँ? PP dash vector will give me displacement vector.
दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पी पी डैश वेक्टर, क्या बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड विल गिव मी डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ, पी टू पी डैश, इनिशियल पोजीशन दैट इज पी, फाइनल पोजीशन दैट इज पी डैश, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड पी पी डैश वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ठीक समझ में आ रहा है? आर वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी, आर डैश वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी डैश एंड पी पी डैश वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्लियर है, समझ में आ गया? पाथ कोई भी हो सकता है, यह अभी इस पाथ से जा रहा है पी टू पी डैश, कोई भी पाथ से जा सकता है। मान लो ये हो गई पोजीशन पी, ये हो गई पी डैश, ठीक है। दिस लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विल गिव अस आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया देता है। सो दिस इज पी पी डैश वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा है पी टू पी डैश, ठीक, मान लो कि कोई ऐसे जा रहा है पी टू पी डैश, ठीक, मान लो कि कोई ऐसे जा रहा है पी टू पी डैश, राइट। व्हेन वी आर कंसिडरिंग पाथ 1 एट दैट टाइम displacement that is pp dash, when we are considering path 2 at that time displacement that is pp dash, when we are considering path 3 at that time displacement that is pp dash। displacement के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, it depends only on initial and final position, it does not depend on path, does not depend on path, right। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। यहाँ से भी मैं ले रहा हूँ ओरिजिन से, तो भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पी टू पी डैश। चाहे कोई और रेफरेंस पॉइंट ले लो तो भी डिस्प्लेसमेंट तो क्या रहेगा, पी पी डैश वेक्टर, राइट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मतलब पाथ कोई सा भी हो, डिस्प्लेसमेंट तो क्या रहेगा, पी पी डैश। क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। तो ये बात हो गई पोजीशन वेक्टर की और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, ठीक है। तो दिस वे वी कैन फाइंड पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए क्या बनेगा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आइडिया आप लोग लगा सकते हो। तो अब आप लोगों को वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा। धीरे धीरे इस चैप्टर में ज़्यादातर वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, बिकॉज दिस इज मोशन इन अ प्लेन। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब आप लोगों को पता चलेगा कि स्केलर क्वांटिटी डिफरेंट है और वेक्टर क्वांटिटी डिफरेंट है। चैप्टर नंबर 3 में तो मैंने बता दिया था, पर एक्चुअल आइडिया अब आप लोगों को आएगा चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। आई एम स्टॉपिंग हियर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।